हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सीएससी। आई एम भावना पाटीदार हियर। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, उसी सीरीज में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसी क्रम में आज का हमारा अगला संविधान संशोधन अधिनियम होगा 61st यानी कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल यानी कि सीएससी द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस जैसे ही अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वोटिंग की एज है 21 ईयर्स थी अभी तक। कब तक? 1989 तक। लेकिन 1989 में क्या होता है कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और उसके द्वारा वोटिंग एज कितनी कर दी जाती है? 18 ईयर्स कर दी जाती है। ठीक है, तो 21 वर्ष से घटाकर आपकी मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज 69th। ओके, 69th संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसमें क्या होता है कि जो दिल्ली है या नई दिल्ली, उसको विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। किसके द्वारा? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के द्वारा। उसके बाद आता है आपका 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि आठवीं अनुसूची में राजभाषाएं दी गई है और कुल कितनी राजभाषाएं हैं? 22। लेकिन यह 22 राजभाषाएं मूल संविधान में नहीं थी। ठीक है, इनको कुछ एक को विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। उसी क्रम में 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं कब शामिल की गई? तो यह आपके 71st संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल की गई। ठीक है, इसके बाद में आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आता है यह, और यह कौन सा है? आपका 73rd। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें संविधान में भाग 9 अनुच्छेद 243 और 11वीं अनुसूची यह ऐड किए गए थे। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 किससे रिलेटेड है? तो यह पंचायतों से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम भारत में किस प्रकार से कार्य करता है। तो हम जानते हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज है। ठीक है, 3 स्तर कौन कौन से हैं पंचायतों के? ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत है, फिर मध्यवर्ती स्तर पर, ठीक है, जिसको जनपद पंचायत बोला जाता है, तथा जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। अब जो ये 3 स्तर है, इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, बल्कि सामान्यतः यही है कि ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, देन मीडियम लेवल पर जनपद पंचायत, देन जिला पंचायत। ठीक है, यह 3 लेवल होते हैं पंचायती राज सिस्टम के, और यही वर्तमान समय में भारत में कार्य कर रहे हैं। कब से? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए भी कम से कम 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इस एक्ट के द्वारा और क्या किया जाता है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं को कितना रिजर्वेशन दिया जाता है? 1/3। ठीक है, अगर 100 टोटल है तो 100 में से कितनी सीट महिलाओं के लिए जाएगी? 33, 1/3। ठीक है, तो यह रिजर्वेशन भी इसी एक्ट के द्वारा दिया गया था। पंचायतों के वित्त पोषण के लिए क्या किया गया कि वित्त आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, वित्त आयोग का गठन किया गया था। फिर क्या क्या किया कि संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर 29 ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया जिन पर पंचायतों को विशेष अधिकार दिया जा सके। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? आपकी पंचायतों से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें टोटल 29 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए, और क्या कहा गया है कि इन 29 विषयों पर पंचायतों को अधिकार होगा कि वह डिसीजंस ले सके। ठीक है, तो यह प्रावधान भी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किए गए थे। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन अधिनियम है, और यह भी कब आता है? 1992 में ही आता है। यह कौन सा है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 का अनुच्छेद 243
त से लेकर 243 य तक, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हमने देखा था कि आर्टिकल 243 किससे, पंचायत से रिलेटेड था, लेकिन उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है कहाँ से, 243 त से लेकर 243 य तक, तथा 12वीं अनुसूची शामिल कर नगरीय निकायों के स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए उपबंध किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची आपके पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है, देन 12वीं अनुसूची आपके नगरीय निकायों से रिलेटेड है। स्वायत्त शासन यानी कि ऑटोनॉमस, उनके पास पावर्स रहते हैं, खुद के डिसीजन ले सके और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सके, ठीक है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, यह सब किसमें आते हैं, नगरीय निकायों में आते हैं। और ये कैसी बॉडीज होती है, ऑटोनॉमस यानी कि स्वायत्त शासन। और यह उपबंध किसके द्वारा किए गए, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। संविधान में 12वीं अनुसूची ऐड की गई, तो उसमें कितने विषय रखे, कुल 18 विषय रखे, ठीक है। पंचायतों के लिए कितने विषय थे, 29, और नगरीय निकायों के लिए 18 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जिनके बारे में नगर निकायों को विशेष उत्तरदायित्व दिया जा सके, ठीक है। तो यह हमारा था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके बाद में आता है 76th संविधान संशोधन अधिनियम 1994, देन 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि 77 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों यानी कि एससी और एसटी के सदस्यों को पदोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया जाता है, कहाँ पर, पदोन्नति में। अब रिजर्वेशन जैसे वैकेंसी आती है तो उसमें एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ सीटें रिजर्व रहती है, ठीक है। एक तो इस लेवल का रिजर्वेशन हो गया, दूसरा जब आपको पोस्ट मिल जाती है, आप अपॉइंट हो जाते हो, फिर उसके बाद जो प्रमोशन होते हैं तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन, तो यह है पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है। पदोन्नति में रिजर्वेशन या प्रमोशन में रिजर्वेशन, तो यह किसके द्वारा दिया गया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसके बाद में आता है 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000, 82nd संविधान संशोधन अधिनियम 2000, ठीक है। और इनको एक बार आप अपने बुक से रीडिंग जरूर करेंगे। इसके बाद में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, उसके बाद में 85th संविधान संशोधन अधिनियम 2001, देन फाइनली 86th संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसमें कुछ मूल प्रावधान या मुख्य प्रावधान किए गए हैं, वह हम देखेंगे कि क्या है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया गया कि प्राथमिक शिक्षा के अधिकार से संबंधित इस संशोधन से संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन, तो पहली बात तो एक इससे रिलेटेड है, प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। इसमें एक नया आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21 में ए यानी कि 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, और इसके लिए एक नया अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया जो कि आर्टिकल 21A यानी कि अनुच्छेद 21 का है, ठीक है। अनुच्छेद 45 को बदलकर राज्य को 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा के प्रयास का उत्तरदायित्व सौंपा गया, ठीक है। पहले 14 वर्ष तक के बच्चों के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई। तो 2002 के पहले तक क्या था कि राज्य के पास यह अधिकार था कि वह 14 वर्ष तक के कम बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल का प्रबंध करे, लेकिन अब क्या किया गया कि अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 को चेंज किया गया और बोला कि अब राज्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल भी करेगा और उन्हें शिक्षा के प्रयास के लिए उत्तरदायित्व भी सौंपा गया, किसे, राज्य को, ठीक है। अनुच्छेद 51 का सब पार्ट ट, ठीक है, को संविधान में शामिल कर माता पिता तथा शिक्षकों को यह कर्तव्य सौंपा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों एवं शिक्षकों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराए, ठीक है। तो क्या हुआ कि न केवल राज्य को बल्कि पेरेंट्स को भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई, यह ड्यूटी दी गई कि आप भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास करेंगे, ठीक है। यह था हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। उसके बाद में आता है 87th, then 88 and 89 Constitutional Amendment Act 2003। अब 89th Constitutional Amendment Act में क्या है
इसमें 89th संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। ठीक है, तो यह था हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद हम देखेंगे 91st से जो भी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम है वह अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो नीचे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए कीप विजिटिंग एंड थैंक यू वेरी मच।